वेलकम, दिस इज 100 आवर्स 100 स्टार्स। मैं रेडियो को बच्चन पीयूष हूँ और इस समय हम बात कर रहे हैं अवेई ओन जावेद अख्तर साहब से। नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स, वी डूइंग इट हियर। और ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आ रहा है, जहां से आप बिल्कुल जा करके अपना डोनेशन दे सकते हैं। जावेद साहब, जैसे कि जी जी रवायत है कि आने वाले मेहमान का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जी जी। अब मैं और आपका इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब अपने आप से सवाल है कि मैं दूंगा जावेद साहब के बारे में इंट्रोडक्शन। वाह जी चलिए, वाह। थैंक यू। तो जावेद साहब, जी मुझे जो पहली चीज आपके बारे में याद आती, बहुत पहले शेर एक पढ़ा था और मुझे लगा था ये किसने लिखा है। और उस दिन से मैं फिर मुझे पता चला कि आपने लिखा है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। So जी। that was my first interaction with an anonymous person who wrote this, and then अच्छा came Javed साहब। अच्छा, शुक्रिया। तो जावेद साहब, मुझे ये बताएं आप सबसे पहले कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की किसी को जरूरत पड़ी हो? ये सारी जिंदगी जो ही हुए तो कुछ पिछले बरस है, समझिए। बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो कम से कम 5-6 साल शुरू तो इंट्रोडक्शन ही देना पड़ता था ना। फिर हाँ, चलिए कुछ काम वाम ऐसा चल गया कि लोग पहचानने लगे। लेकिन आपको एक अजीब बात बताऊं कि बावजूद इसके कि जब हम लोगों का, मेरा और सलीम साहब का पीक पीरियड भी था हाँ, हाँ। और एक एक साल में ऐसी ऐसी सुपर हिट फिल्में आई थी, तब भी लोग हमें फेस से नहीं पहचानते थे। अच्छा। तो हम कहीं पब्लिक फंक्शन में जाते थे, किसी जाते, जैसे ही इंट्रोडक्शन होता था तो एकदम लोग वाह वाह करने लगते, अरे अच्छा आप हैं। लेकिन ये फेस से पहचानना लोगों ने आप लोग की मदद से हुआ है। ये जो टीवी जब आई हाँ, और हाँ। ये विजुअल वीडियो चैनल आए, जी तो जी जी। इससे फिर लोगों ने मुझे फेस से पहचानना शुरू किया। फिर हमने क्या बात ट्राई है, पर मैं फिर काम भी भी काफी किया। फिर भी मैं आप एक बार अपना ऑफिशियली इंट्रोडक्शन तो कराऊंगा, जो आपने ट्विटर पर अपने लिए लिख रखा है कि मशहूर पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हैं। ये जरा मुझे समझाइए, डाई हार्ड ऑप्टिमिज्म के पीछे, मतलब ऑल्दो ये एक्सपेक्ट तो किया जाता है हर व्यक्ति यही करे, लेकिन आपकी क्या सोच आप है? एक क्वालिटी और भूल गए कि एथीस्ट। एथीस्ट? ओह! जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ये इंपॉर्टेंट। डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये है, ऑप्टिमिज्म का मतलब वो है जो आशावादी है, जो हिम्मत न हारे और उम्मीद रखे। आप हारते तब हैं जब कोशिश करना बंद कर देते हैं। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, आप हारे कहाँ? जिस दिन आपने कोशिश बंद की उस दिन हार गए। तो हम अगर कोशिश करते ही रहें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि देर सवेर थक जाते हैं असल में हम, या डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर लगे ही रहे तो हम अपने गोल को पा सकते हैं। अब हमारा गोल भी रीजनेबल होना चाहिए। कल जी को मैं तय कर लूं कि मैं जापान का एम्परर बनना चाहता हूं, तो मैं कितनी भी कोशिश करूं तो नहीं हो पाएगा ना, जरा मुश्किल है। जी जी लेकिन एक ऐसा काम जो मुझे लगे कि हो सकता है, जहां जी। तक मैं पहुंच सकता हूँ, हम्म और बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ईमानदारी के साथ मैं महसूस करूं कि टैलेंट मुझ में है, हो सकता हम्म है दुनिया नहीं देख पा रही है, तो हम्म। आप अगर लगे ही रहें और अपने काम को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो। तो ये जो आप लगे ही रहे, मैं शुरू करता हूं 4 अक्टूबर 1964 से लेकर आज के दिन तक आपने तकरीबन 20,291 दिन बिता लिए हैं उस शहर में। माय गॉड। मतलब आप कभी ऐसे, लाइक व्हेन यू सिटिंग और एकदम सडनली ख्याल आता, अरे इतने दिन हो गए। ये तो आपने बताया मुझे तो पहला रिएक्शन मेरा है कि शहर वाले कितने शरीफ है कि इतने दिनों से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। वाकई सच्ची बात ये तो है कि आज जो भी हूँ मैं, वैसे तो खैर क्या हूँ, लेकिन ये इस शहर के बिना तो नहीं हो पाता। तो ये इस शहर का उपकार है मुझ पर। तो फ्रॉम फ्रॉम द पोजीशन, वो उन दिनों से जब खाने को कुछ नहीं होता था से लेकर के अपने ड्रीम होम खंडाला में सुकून तक, जी, इस सफर को कैसे देखते हैं? देखिए दो बातें हैं। जिंदगी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि रमी के खेल की तरह है। जो लोग रमी खेलते हैं उन्हें आती है, वो समझेंगे बात को। इसमें 3 फैक्टर होते हैं रमी। जी एक, आपको पत्ते बांटे जाए। पत्ते आपकी मर्जी के नहीं होते, क्या पता क्या है, ये हम्म आपके हालात है।
ये आपके सर्कमस्टेंसेस है। फिर आप उन पत्तों को देखते हैं और ठीक से अरेंज करते हैं, ये इधर लगा लेते हैं, ये इधर लगाते हैं कि जी शायद यहाँ पर सीक्वेंस बन जाए, यहाँ जी ट्रायो बन सकती है। तो जी ये आप अपने हालात को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, किस चीज को अहमियत देते हैं, किस चीज को अहमियत नहीं देते, ये आप पर। उसके बाद एक दूसरी चीज, अब आपने खेलना शुरू किया, अब आप पत्ता उठाते हैं तो मालूम हुआ डुप्लीकेट आ गया, आप क्या कर लेंगे? या पत्ता उठाया तो जोकर आ गया, या सीक्वेंस का पत्ता आ गया। ये जो है ये फ्लूक्स है, ये विंडफॉल्स हैं, ये कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे। सामने वाला क्या पत्ता फेंक रहा है आप नजर रख रहे हैं कि ये फेंक चुका है हुकुम की बेगम से, हुकुम का बादशाह भी फेंक देगा, मुझे हुकुम के बादशाह चाहिए। तो ये आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि क्या रखें क्या फेंकें अपने हालात, यह आपका खेल है। और तीसरे ये इत्तेफाक है जो आप खींच रहे हैं, पत्ते बदलते रहेंगे, इत्तेफाक बदलते रहेंगे, लेकिन आपके खेलने की सलाहियत जो है और समझ जो है वो परमानेंट है, अच्छी या बुरी। तो अगर आप जीत के इतराने नहीं लगते हैं और जबरदस्ती खेलने लगते हैं और हार के डिमोरलाइज होकर पत्ते नहीं फेंकने लगते हैं और सलीके से खेलते हैं, तो ये तो बदलते रहेंगे। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप जीतेंगे। तो ये जो रमी का खेल है, ये ग्वालियर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से अलीगढ़, अलीगढ़ से भोपाल, और भोपाल से अब बंबई, ये तो होता है कि जब इंसान थोड़ा समझदार हो जाए तो वो अपना गेम समझ लेता है। अगर इसी की बात करें तो आपका ये बचपन से ही गेम यही था? नहीं, हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि बचपन में आप खेल थोड़े रहे होते हैं, आपके हाथ में ही पत्ते नहीं होते। जब आप एडल्ट हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तो जिंदगी पे कंट्रोल आता है। लेकिन ये क्या, अब ये भी देखिए, उनमें सर्कमस्टेंसेस को मैं दाद दूंगा। अगर मैं बचपन में एक राइटर की फैमिली में ना पैदा हुआ होता, ये तो इत्तेफाक है कि मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ चारों तरफ पोइट्री थी, लिटरेचर था, लैंग्वेज थी। तो ये तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक जो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस जिस फैमिली में होता है, उस फैमिली का जो सबसे नालायक लड़का होता है, जो अपनी फैमिली के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो 15 साल की उम्र तक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना जान जाता है, जो मेरे जैसे लोग जिनका ताल्लुक नहीं है उससे, मेरे ख्याल 6 साल किसी कॉमर्स कॉलेज जाएंगे तो सीखेंगे। इसलिए कि एक प्रोसेस होता है कि जो चीज हवा में है वो आपके अंदर चली जाएगी, भले आप कोशिश करें कि ना करें। उसी तरह से जहां मैं पैदा हुआ वहां चारों तरफ लिटरेचर था, पोइट्री थी, तो वो 12-13 साल की उम्र में तो मुझे सैकड़ों शेर याद थे, और 15 साल की उम्र तक तो मैं आपको 8-9 घंटे तक दूसरों की पोइट्री सुना सकता था, जबकि मैं खुद नहीं लिखता था। अच्छा जी, तो अच्छा। वो तो माहौल से ही हुआ ना। तो अब ये तो मैंने चूज नहीं किया था, ये तो पत्ते अच्छे पड़ गए। मतलब ये आपके ऊपर वो नहीं लगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए, ये वालिद की तरफ से आ रहा है? नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो इंजीनियर का बेटा है उससे ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली, अगर वो चाहे। भी होनी चाहिए, इसलिए कि वो इतनी बातें सुन रहा होता है, इतनी बातें बिना कोशिश के जान जाता है, जो मैं और आप बड़ी कोशिश करें तो जानेंगे। सही बात है। तो जावेद साहब, आपने बताया 15 बरस की उम्र तक आपको ढेरों शेर याद थे और बहुत सारी गजलें और नज्म याद थी। पहला शेर अपना खुद का लिखा याद है? जी याद है, लेकिन वो मैंने किताबों में नहीं छपा है। मेरी जो किताबें 2 छपी मैं इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ पर आप बताएं हमें। वो मैंने रखा नहीं, और बचकाना सा था। यही कमबख्त लम्हा जिंदगी में बार बार आया कि जब खुश भी रहा मैं तो कहाँ मुझको करार आया। क्या बात। ये मेरा जिंदगी का पहला शेर था, मगर ये है वो गजल मैंने रखी नहीं। मैं हमेशा से जानता था कि एज ए स्क्रीन राइटर, एज ए पोएट, जावेद साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन जावेद साहब की शख्सियत के पीछे की जो कहानी है, जब मैं तरकश के आगे पीछे का जो सफा खोल करके पढ़ा, मुझे लगा मैं उस चीज से बड़ा मुतासिर हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि कभी ना कभी बिल्कुल तसल्ली बख्श बात करूंगा आपसे। आज वो मौका है मेरे लिए। कुछ लोग, जावेद साहब, बहुत ज्यादा जब इंसान मशहूर हो जाता है तो उससे जबरदस्ती करीबी बनाने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए अपने, अरे हम उनके फूफे के नाना के बेटे हैं और ये वो, और हम वहां से, अरे हम भी ग्वालियर से हैं, ऐसा कहते हैं। मैं भी आपसे बोलूंगा, अरे मैं भी लखनऊ से हूं, तो मुझे थोड़ा सा तो बहुत सारे लोग जो प्यार के नाम होते हैं, जो निकनेम होते हैं, उनका बहुत इस्तेमाल करते हैं।
आपको महफिलों में मैंने कई बार देखा है लोग उस नाम से बुलाते हैं, तो ये जो जबरदस्ती की नजदीकी बनाने की कोशिश होती है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, दोनों ही बातें हैं। अ, कुछ लोग जब आपको जानते हैं तो आपसे थोड़ी मोहब्बत भी करने लगते हैं, तो उसमें ये भी हो सकता है कि उसके पीछे सिंसेरिटी भी हो, और हम्म, अक्सर होती भी है दोस्तों में। और ये भी हो सकता है कि वो ज़रा थोड़ा-सा शो ऑफ कर रहे हो। लेकिन बहरहाल यही ज़िंदगी है, और यही सब चलता रहता है, और इसको बहुत ज़्यादा इस पे ज़्यादा परेशान होने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। मुझे लगता है कि तरह-तरह के रंग-बिरंगे लोग हैं दुनिया में, और ज़िंदगी यूँ ही चलती है, कभी कुछ थोड़ा सच है, कहीं कुछ थोड़ा झूठ है। और हम भी वैसे ही हैं, सच बात ये है कि हम कौन से एंजल, फरिश्ते तो हैं नहीं, देवता तो हैं नहीं। हम में जी। भी कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, और कुछ मतलब का है, कुछ नहीं है। क्या हम नहीं ऐसा करते कि जो आदमी है इम्पोर्टेंट, उससे बेहतर रिलेशन रखें, ज़्यादा हम्म, ख़्याल रखें? ये सब हम सभी करते हैं, सच बात तो ये है। तो हम्म, उस पे ज़्यादा ख़्याल नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि जहाँ तक मेरे पेट नेम की बात है, इसकी अपनी एक कहानी आपको सुना देता हूँ। मैं ग्वालियर में पैदा हुआ था, जी, हॉस्पिटल में। जी, तो हमारे बाप तो हार्डकोर कम्युनिस्ट थे, हम्म, तो वो आए तो उनके कुछ दोस्त जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस से आ गए थे। तो हम्म, भाई सबने बहुत मुबारकबाद दी। तो किसी ने कहा भाई बच्चे का नाम क्या रखोगे? तो एक दोस्त ने कहा कि देखो, जब तुम्हारी शादी हुई थी हम्म, तो तुमने एक नज्म लिखी थी अपनी शादी पे, हम्म, जिसमें एक लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। तो हम्म, जादू रख दो, यही हम्म, अब इसी का फसाना होना है। जो हम्म, शादी के बाद तुम समझ रहे थे, तो हम्म, जादू मेरा नाम हो गया। फिर किसी ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, कहा कि भाई मुस्लिम्स में एक ट्रेडिशन है कि हम्म, जब बच्चा पैदा होता है तो कान में या तो कलमा पढ़ते हैं या अजान देते हैं। तो कॉमरेड तुम क्या करने वाले? तो मेरे फादर ने इधर उधर देखा, तो एक साहब के हाथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। तो उनका भैया ये जरा दे देना। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेके मेरे कान में फूका गया। ये मेरा स्टार्ट है। जावेद साहब, जब हम छोटे होते हैं तो अगर हमारे जब हम स्कूल में क्लास में जाते हैं तो हमारे नाम को लेकर के बड़े हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं बहुत मजे लेते हैं। हर किसी का एक पेट नेम होता है और वो उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है। आपके साथ कभी हुआ है कि जब आप स्कूल जा रहे थे लखनऊ में और नहीं नहीं, मेरे साथ तो ये है भाई, जादू मेरा नाम पड़ गया था, और काफी अरसे तक जादू ही रहा। फिर लोगों ने कहा भाई, मैं बच्चे को केजी वेजी में भेज रहे हो, उधर लोग मजाक उड़ाएंगे, जादू जादू क्या। तो होता यह है कि आपके नाम से मिला जुला आपका पेट नेम हो जाता है। मेरे हाँ, साथ उल्टा हुआ कि मेरे पेट नेम से मिला जुला मेरा नाम जावेद रखा गया, इसलिए वो जादू से मिलता था। तो ये हुआ। और जहाँ तक स्कूल या कॉलेज की बात है, मेरा कभी किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, मैं ही उड़ाता था। अच्छा, अपना खुद का और दूसरों का। मैं ज्यादातर दूसरों का। वो मैंने मतलब मैं जब ये इंटरव्यू करने वाला था तो मैं बहुत संभल करके मुझे जी। बताया भी गया था कि थोड़ा संभल करके सवाल पूछना क्योंकि सवाल से ज्यादा दबंग जवाब होते हैं। नहीं सो नहीं। इट्स बेटर दैट यू जस्ट डोंट प्ले ऑन द फ्रंट फुट। जावेद साहब, मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से दो किस्म के राइटर मुझे अभी तक अपने आसपास दिखे हैं। एक वो जो कागज कलम वाले होते हैं और एक वो जो टाइपराइटर वाले होते हैं। मेरे ख्याल से आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप किस किस्म के राइटर हैं? आप कागज कलम वाले हैं, टाइपराइटर वाले हैं? नहीं सर, मैं तो कागज कलम वाला हूँ। जिंदगी भर मैंने डायलॉग कागज कलम पे ही लिखे हैं, और पोइट्री भी कागज कलम पे लिखी है। इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं टाइपराइटर तो खैर यूज ही नहीं करता हूँ। कहीं चलिए लैपटॉप कर लिया, उसे भी आप टाइपराइटर ही समझिए एक तरह से। अगर हम्म, ईमेल भेज रहे हैं तो टाइप ही कर रहे हैं ना, या हम्म, अपना मोबाइल फोन पे भी टाइप ही करते हैं। तो वो जी, मैं बातचीत कर सकता जी, हूँ, मैसेज भेज सकता हूँ, हम्म, मैसेज दे सकता हूँ। लेकिन ये कि जब वो क्रिएटिव काम करना है, हम्म, जिसमें सोचना भी है और लिखना भी है, जी, वो काम मैं जब तक मेरे हाथ में कलम, मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग से, मेरे बाजू से गुजरता हुआ पेन की निब तक पहुंच के ख्याल कागज पे जाएगा। तो वो कनेक्शन ही नहीं रहेगा अगर मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। वो जो तो चैनल अभी है भी वो आप ये है। अभी भी आप उर्दू में लिखते हैं? हाँ, मैं उर्दू में ही लिखता हूँ। और जो डिस्क्रिप्शन होता है, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो डायलॉग उर्दू में लिखता हूँ, और हम्म, हमेशा से। हम्म, और जो डिस्क्रिप्शन है सीन का वो इंग्लिश में।
ताकि वो दोनों अलग दिखाई दे। फिर उर्दू तो ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते, तो फिर होता ये है कि एक हमारे असिस्टेंट हुआ करते थे खलील साहब, वो बेचारे अब रहे नहीं दुनिया में, तो सारी जिंदगी वही मेरा फिर हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा करते थे। तो जावेद साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप गानों को जिंदगी देते हैं, उनको जिंदगी एक्चुअली शुरू करते हैं। क्या आप गाना गाते भी हैं? क्योंकि अभी हमने शबाना जी का गाता हूँ, मुश्किल ये है कि लोग सुनते नहीं है। लेकिन बहरहाल आई कैन होल्ड अ ट्यून। अच्छा। हाँ, मैं गा सकता हूँ, ऐसे कोई प्रोफेशनल सिंगर की तरह नहीं, लेकिन एक ट्यून में गा सकता हूँ। और थोड़ा मुझे म्यूजिक का सेंस है गाने से ज़्यादा, तो एक आध बार मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ा शक भी करते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने म्यूजिक बिल्कुल नहीं सीखी है। अच्छा। लेकिन मुझे म्यूजिक का इनबॉर्न सेंस है, वो शायद मेरे बाप की तरफ से है। मेरे दादा तो बाकायदा म्यूजिशियन भी थे, शायर भी थे, सितार भी बजाते थे, मुसर साहब जी जी। जी। अब जावेद साहब, यू हैव द क्रेडिट ऑफ कि भाई एक चेहरा मिला, एक आवाज मिली राइटर्स को, स्क्रीन राइटर्स को, क्योंकि मैं आप ही का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि भाई एक जमाना होता था कि जब जा करके कहते थे कि घर का किराया देना है हमें, हमारी ही मेहनत के पैसे हमें ही दे दो और एहसान की तरीके से दो। फिर आप आए, सलीम साहब आए, आप लोग का एक दौर बन गया, आपकी एक पकड़ बन गई। अब वापस से वो हो रहा है कि राइटर्स फिर से गुमनामी में जा रहे हैं। तो ये चीज कैसे अब देखते हैं आप? देखिए, इस मामले में जो हमने अचीव किया था कि जो नाम, पैसा, पोजीशन, मैं उसका ज्यादातर क्रेडिट सलीम साहब को दूंगा। ये जरूर है कि मैं उनके साथ साथ रहा और मैं कभी डर के पीछे नहीं हटा, लेकिन लीड उन्होंने किया। ये हिम्मत जो है ये उन्होंने दिखाई। और ये सच बात है कि जो हमारी प्राइस जहां तक पहुंची, हमारा नाम जहां तक पहुंचा, जिस तरह से बैनर्स पे नाम आया, ये उसने जो इनिशिएट किया बात वो सलीम साहब। तो इसका क्रेडिट एक्चुअली आप मुझसे बहुत ज्यादा सलीम साहब को दीजिए। चलिए हम सलीम साहब से पहली मुलाकात की बात करते हैं। सरहदी लुटेरा, मेरे ख्याल से आप क्लैप भी दे रहे थे, आप असिस्ट भी कर रहे थे और वो हीरो थे। और और डायलॉग भी लिख रहा था। और डायलॉग भी। डायलॉग भी लिख रहा था। अच्छा, आप डायलॉग भी लिख रहे थे? जी हाँ। वाह। तो पर वो पिक्चर बहुत धड़ाम से गिरी, पर वहां से एक रिश्ता बन गया, वो अरे पहली मुलाकात और वो रिश्ता। भाई, वो एक अलग जमाना था। उस जमाने में जो ये फिल्में बनती थी ये रेगुलर थिएटर में नहीं लगती थी। इनके थिएटर भी अलग थे। जैसे ताज हुआ करता था, पता नहीं अब है कि नहीं है, वो ग्रैंड रोड के पास। तो इस तरह की जो स्टंट फिल्में थी, ये मतलब स्टंट फिल्में कहलाती थी। अच्छा। तो ये स्टंट फिल्में, इनके 4-5 बम्बई में थिएटर थे जहां सिर्फ स्टंट फिल्म दिखाई जाती थी। अच्छा। ये रेगुलर फिल्में नहीं थी। ये फिल्म अगर 2 वीक 3 वीक चल जाती थी, समझिए कामयाब हो गई। अच्छा। तो ये कोई इसमें कि साहब इस पे रिव्यू हो और इस पे डिस्कशन, वो सब नहीं, उससे नीचे, वो रडार से बहुत नीचे थी। तो बहरहाल अच्छा हुआ, वहाँ सलीम साहब उसमें रोमांटिक लीड कर रहे थे, शेख मुख्तार उसके मेन कैरेक्टर थे और एस एम सागर साहब एक थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। अब देखिए अच्छी बात क्या हुई कि जब हम लोग वहाँ कर रहे थे, अब मैं उसके डायलॉग भी मैं ही लिख रहा था और असिस्ट भी कर रहा था। वहीं सलीम साहब से मुलाकात हुई तो सलीम साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया और हमेशा मुझसे कहा कि भाई आप तो ऐसे अच्छा लिखते हैं, आपको राइटर बनना चाहिए। मैं तो वहाँ डायरेक्टर बनने गया था, मगर वो शुरू के वो लोग जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया राइटर बनने, उनमें से एक सलीम साहब भी थे कि आप राइटर बनिए, आप इतना अच्छा लिखते हैं, ऐसी फिल्में लिख रहे हैं तो आगे क्या लिख सकते हैं। लेकिन उसी जमाने में उन्होंने एक कहानी भी अपनी सुनाई जो उन्होंने लिखी थी और वो कमाल की कहानी थी। फिर वो कहानी सागर साहब ने ही मिलवाया ब्रिज, जो डायरेक्टर होते थे, ब्रिज सदाना, जिन्होंने अल्टीमेटली विक्टोरिया 203 बनाई थी। तो वो उन्होंने कहानी वहां पर ब्रिज साहब ने सलीम साहब की कहानी खरीदी और उसमें कहानी सलीम साहब का ही क्रेडिट आया। मगर उन लोगों ने, उनके स्क्रिप्ट राइटर और उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट जो भी था ब्रिज साहब का, उसने उस कहानी को इतना चेंज कर दिया, उसमें इतने नए कैरेक्टर डाल दिए, भाई और ये, कि जो उस कहानी की खूबसूरती थी वो खत्म ही हो गई, तो पिक्चर चल नहीं पाई। लेकिन जिसमें मैं नहीं समझता हूँ कि सलीम साहब की कहानी का कोई दोष था, उसे इसे बिगाड़ इतना दिया गया था।
लेकिन ये क्या हुआ, ये कि इसमें पॉजिटिव बात हुई कि हम दोनों की मुलाकात हो गई और हम दोनों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के काम के लिए हो गई। मैंने उन्हें रिस्पेक्ट किया एज ए कहानीकार, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट किया एज ए डायलॉग राइटर। और फिर वक्त के साथ एक ऐसा वक्त आया कि जब हम एक साथ हो गए। ये बहुत कम लोग जानते हैं और आई थिंक हम लोगों ने भी कभी डिटेल में बात नहीं की, लेकिन आपको बताऊं सच बात ये है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी हिट हैं, इनकी ज्यादातर की, बल्कि मुझे ऐसा लगता है शायद सबकी कहानियां जो हैं वो सलीम साहब की। स्क्रीन प्ले दोनों ने बनाया, डायलॉग मैंने लिखा। तो जहां से हम शुरू हुए थे, एक कहानी और एक डायलॉग, वही हमने जिंदगी भर निभाया। क्या बात है। और फिर आई हाथी मेरे साथी, और उसके बाद फिर देखिए ना, शोले है, दीवार है, त्रिशूल है, डॉन है, ये इनकी कहानियां जो बेसिक कहानियां, ये सब सलीम साहब। अच्छा, हम दोनों का उस पर आया, वो अलग बात है, तो डायलॉग में भी दोनों का नाम आया, लेकिन ये कि हकीकत ये है कि कहानियां उनकी। ये सुनकर सब मैं वो कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद जो मुझे कहते हैं हमेशा कि जब पेड़ में जिस पेड़ में बहुत फल लगते हैं वो हमेशा थोड़ा झुका होता है। तो ये आपकी बात सुनकर के मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि इट्स सो नाइस ऑफ यू टू टॉक अबाउट सलीम साहब एंड टू गिव द क्रेडिट ऑफ योर जॉइंट वर्क। मैं कोई क्रेडिट, ये सच है तो सच बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। जज साहब, अब हम बस फटाफट से इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी, आजकल पॉप कल्चर है, पॉप कल्चर में ये चीजें बड़ी आती हैं बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। नेवर हैव आई एवर, वो एक आपने आजकल खेल देखा होगा कि मैंने ये कभी नहीं किया है, नेवर हैव आई एवर। तो कुछ सवाल है मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे फटाफट से बताइएगा आपने वो कभी जिंदगी में किया है नहीं किया है, और थोड़ा सा अगर उसके पीछे कोई कहानी हो तो जरूर बताइएगा मुझे। Never have I ever lied about a family member dying as an excuse to get out of doing something. अब फैमिली मेंबर डाइंग, क्या होता है ना कि हम बहाने देते हैं, अरे वो नानी की तबीयत खराब है, वो दूर की फूफी हैं जो वो गुजर गई इसलिए छुट्टी चाहिए, तो इस तरीके का कोई एक्सक्यूज आपने कभी बनाया है कि टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन? हाँ बना, है जी। हाँ कि वो हमारे फला रिश्तेदार की डेथ हो गई, आज मैं इस मीटिंग में आ नहीं पाऊंगा भाई, आई हैव टू रश। हाँ किया। तो ये ज्यादातर बनता रहा है या पहले नहीं, बनता था? एक आध बार कभी मजबूरी में किया है, लेकिन किया है, ये मैं नहीं कह सकता मैंने कभी नहीं Never have I ever worked with someone I hated a lot, like, or I didn't like, but yet I worked with the person. किया। नो, नेवर, कभी आपने नेवर, आई वॉकड आउट एट एनी कॉस्ट। और मुझे ये भी मालूम था कि इसमें वॉकआउट करने में कितना नुकसान है, मैं कोई बात और ये आपने किया है? नहीं। ये मैं, जो आदमी मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं कर सकता काम उसका। तो आपको सब इतना पसंद करते हैं कि आपको जाने देते नहीं देते हैं? नहीं नहीं, लोग अपने को भी तो बहुत पसंद करते हैं ना, तो फिर जब प्रॉब्लम बिटवीन देमसेल्व्स एंड मी होती है तो फिर दूसरा पलड़ा ज्यादा भारी होता है। Never have I ever been in an embarrassing video that was uploaded somewhere or shared. नेवर, Never. Never have I ever had a bad fall because I was walking and texting or walking and talking. नो, नेवर, Never have I ever walked out of a movie because it was bad. नो, आई हैव a couple of times and they were so bad that I can't even remember the titles. बट पिक्चर याद है? नहीं याद, मगर ये मुझे याद है कि मैं उठ के चला गया, वही बहुत हो गया। Never have I ever cried in public because of a song or after watching a movie. I have many times. Oh, I cry very easily. और पिक्चर्स में और नॉवल पढ़ने में, दोनों में, शॉर्ट स्टोरीज में, even sometimes some poems, I get tears in my eyes and sometimes I really cry. Which is that one movie that always makes you emotional? Many. As a matter of fact, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा जो मुझे याद है वो मूवी नहीं है, बल्कि एक स्क्रीन प्ले जो मैंने पढ़ा था मूवी का। एक किताब मुझे मिली थी, 20 बेस्ट स्क्रीन प्लेज ऑफ 40s। ये जो 1940 का जो डिकेड था उसमें जो 20 बेहतरीन स्क्रीन प्ले हॉलीवुड में बने थे वो उसमें थे, पूरे कंप्लीट स्क्रिप्ट। तो वो मैं पढ़ रहा था एक के बाद, क्या क्या फिल्में कमाल की स्क्रिप्ट एक एक। तो उसमें एक स्क्रिप्ट है, उसका नाम था मेक वे फॉर टुमारो।
वो स्क्रिप्ट एक बूढ़े हस्बैंड वाइफ के बारे में थी, जिसके ऊपर 2 बार हिंदुस्तान में फिल्में बनाने की कोशिश की गई है। एक तो थी जिंदगी और एक थी बागबान। लेकिन जो ओरिजिनल थी वो इतनी सुपर्ब थी, तो मैं रात को लेट नाइट बेड में लेटा हुआ उसे पढ़ रहा था, और जब वो खत्म हुई तो मैं अपने बेड में बैठ गया, एंड देन आई स्टार्टेड हाउलिंग। मतलब ये नहीं कि मैं चुपके रोने लगा, मैं जैसे किसी की अचानक डेथ हो गई हो तो आप उसकी डेथ पे कैसे रोते हैं, कोई अजीज आदमी को करीब का मर गया, इस तरह से मैंने चिल्ला के रोना शुरू कर दिया। लोग आ गए, क्या हुआ भाई? अब मैं उनसे क्या कहूँ कि मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मगर उसने मेरा दिल हिला दिया। और वो कहीं आपको मिले मेक वे फॉर टुमारो, आप वो स्क्रिप्ट पढ़िए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आपने आपका सजेस्ट किया हुआ अगर ना पढ़ा तो फिर तो कुछ गड़बड़ है मुझ में, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। Never have I ever pressed send and then immediately regretted it for a message. A couple of times and I'll tell you why. जब मैंने भेजने के बाद उसमें देखा तो अरे मैंने ये इसमें यार ये स्पेलिंग गलत हो गई, और जहाँ टू आना चाहिए तो टू नहीं लिखा हुआ है, वहां पर आई की जगह यू लिख दिया मैंने। तो इस तरह की जो गलतियां हैं ना, वो मैं अपने आप को बार बार कहता हूँ कि भेजने से पहले 2 बार उसे ठीक से पढ़ो, बिकॉज आई टेंड टू मेक मिस्टेक, आई मीन हरी टू टाइप, और उसमें गलतियां होती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे अरे तो गलत हो गया, तो मैंने उसको डिलीट किया। तो मगर वो गलती हमेशा टू, इफ, फॉर की वजह से होती है। Never have I ever had a physical fight with my best friend. ऑफ कोर्स यार भाई, स्कूल में कॉलेज में तो नहीं होता था, स्कूल में तो बहुत होता। स्कूल में मतलब तो आप मारपीट किस्म करने वाले? भाई स्कूल में बच्चे सभी करते हैं, उसमें कौन सी बात है, अच्छा मगर नॉट इन द कॉलेज। अच्छा अच्छा। तो अब ये आखिरी एक चीज और है जावेद साहब, कुछ नाम लूंगा मैं, इंसान के नाम है, इंसानों के नाम है, जगहों के नाम है, और मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से उसके बारे में आपके जो फर्स्ट थॉट आता है वो हमें बताएं। कैफी आजमी। Big poet, great personality, and a personality with many aspects. He was a poet and much more than that. ग्वालियर। ग्वालियर से मेरी कोई ऐसा वास्ता नहीं रहा, पैदा होने के कुछ महीने बाद मैं वहां से चला गया था, शायद साल भर या 1.5 साल बाद। लेकिन ग्वालियर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है एक दोस्त की वजह से, अपनी पैदाइश की वजह से नहीं, जो ग्वालियर के थे और मैं और वो भोपाल में एक साथ पढ़ते थे। उनका नाम था श्री साहब। वैसे उनका नाम था खुसरो, लेकिन उनका टाइटल था श्री साहब। ये महाराजा सिंधिया के एक ग्वालियर की जागीरदार फैमिली थी जिसके वो बेटे थे, और मैं ग्वालियर उनके साथ गया। और श्री साहब वैसे मेरे क्लास फेलो थे, और खुसरो और मुझसे चंद 2-3 साल बड़े थे। अब वो रहे नहीं, कैंसर से उनकी डेथ हो गई। लेकिन मेरे जो इम्प्रेशनेबल एज है उसमें जिन लोगों ने मुझे तरह तरह से इन्फ्लुएंस किया है, उनमें से एक इन्फ्लुएंस जो है वो श्री साहब। शबाना। शबाना के बारे में तो मैं यही कहता हूँ कि शबाना से मेरी दोस्ती इतनी गहरी और अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये मैंने कई बार शबाना जी के मुंह से भी। देखिए आपको एक बात बताऊं, ये लफ्ज हस्बैंड और वाइफ जो है ना, ये बड़े चक्कर वाले लफ्ज हैं, इन्हें थोड़ी देर हटा दिए, इसलिए कि इनकी हिस्ट्री बहुत है। और ये जैसे पत्थर आप रोल करते हैं पहाड़ी से तो काई उस पर लिपटती चली जाती है, ऐसे इनके ऊपर भी वक्त के साथ बहुत काई लिपट गई। तो इन दोनों पत्थरों को अलग रख के सोचिए, 2 आदमी एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते, चाहे वो दोस्त हो, बाप बेटे हो, भाई हो, 2 बहनें हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, ये 2 आदमी एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते। ये खुश तभी रह सकते हैं जब वो दोनों एक दूसरे की बराबर की इज्जत करें, ख्याल रखें, और ये याद रखें कि इस इंसान को भी आरज़ू का, एम्बिशन का उतना ही हक है जितना आपको। ये भी याद रखें कि ये कितना भी हमसे करीब हो, इसकी अपनी भी एक दुनिया है जिसमें हमें दाखिल होने को हक नहीं है। वो हमें कभी बुला ले अंदर तो अलग बात है, लेकिन उसका अपना कोई सोच है, उसके अपने जहन का कोई हिस्सा है जो उसका अपना है। तो ये 2 बातें अगर हम समझ जाएं कि हम सूरज नहीं हैं और जो दूसरा है
वो धरती नहीं है या मार्स नहीं है या नेपच्यून नहीं जो चारों तरफ सूरज के घूम रहा है, हम दोनों अपनी अपनी जगह सूरज है। तो मैं समझता हूँ कि हंसी खुशी हम साथ रह सकते हैं, वरना शादियां तो चलती रहती हैं या रिश्ते भी चलते रहते हैं, लेकिन वो एक आदमी की खुशी की कीमत पे चलते हैं। वो इंसान बताता नहीं है कि वो कितना दुखी है या अनहैप्पी है या उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में जो होना चाहिए, और सिर्फ वो दूसरे के रहमो करम पे आ गया है, वो आइडियल नहीं है। तो ये बात का एहसास क्योंकि हम दोनों को है, तो ये रिश्ता ठीक है। अलीगढ़। ओह, अलीगढ़, जबान, शायरी, सेंस ऑफ ह्यूमर। और मैं स्कूल में था, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ा हूँ, वहाँ पर एक स्कूल है मिंटो सर्कल अलीगढ़ में, वहाँ पढ़ता था। लेकिन जाहिर है कि यूनिवर्सिटी के ही एरिया में था, तो उसका काफ़ी यूनिवर्सिटी का भी इन्फ्लुएंस था उस पर। और मेरी बहुत खूबसूरत यादें इसलिए कि वो जो 14 साल 15 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में आपके दोस्त होते हैं और फिर वो ज़िंदगी भर चलते हैं। तो मेरे तो बहुत पुराने दोस्त वहीं के थे। मतलब मेरा एक दोस्त है जिसका नाम फरहान था, और मैंने उस दोस्त के ही वजह से अपने बेटे का नाम फरहान रखा। तो अलीगढ़ से मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं। स्कूल में था और वहीं वो पोट्री वोट्री का माहौल था, तो और मुझे जिला मिली कि जहाँ घर में थी तो फिर जहाँ बाहर आया तो वहाँ भी थी पोइट्री। तो लेकिन जब से वो फरहान मुजीब नाम था, व्हाट अ टैलेंटेड मैन ही वाज, और क्या क्या करता था। उसने पेंटिंग शुरू की तो बहुत बड़ा पेंटर हो गया, मतलब उसकी पेंटिंग बिकने लगी और बड़ी कीमत पे। गाता बहुत अच्छा था, ड्रामा के बारे में मालूम था, म्यूजिक के बारे में मालूम था, फिजिक्स पढ़ाता था, पीएचडी की थी एजुकेशन में, बड़ा कमाल का आदमी था। मगर जब उसकी डेथ हो गई तो मेरा अलीगढ़ से रिश्ता कुछ कमजोर हो गया। उसके बाद अब इतना जाना नहीं होता, वरना उसकी वजह से मैं जाता था, वो अलीगढ़ में रहता था। जोया फरहान। जोया फरहान, भाई सच बात यह है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, और मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों कामयाब हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी और गर्व है कि ये कामयाब घटिया काम करके नहीं है, ये अच्छा काम करके कामयाब। इन्होंने कामयाबी के लिए अपने एस्थेटिक से, अपनी डिसेंसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कि इनकी पिक्चर में आपको घटिया गंदे डायलॉग, घटिया सीन, चीपनेस वो सब नहीं मिलेगा। तो इन्होंने एक सर्टेन स्टैंडर्ड अपना मेंटेन किया है और उससे ये कामयाब हो गए। और अब ये बहुत, अभी तो खैर शुरू हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं और करेंगे, और इस पर बहुत बिजी हैं दोनों। और हालांकि अब ये सब घरों में बंद है तो इनकी मीटिंग्स कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। और मुझे जोया जो थी हमेशा की तेज तर्रार थी, तो मुझे जोया पे ऐसा लगता था कि ये तो कुछ करके ही मानेगी। इस पे बहुत डर लगता था मुझे फरहान पे, यार ये तो लड़का कुछ झगड़ता भी नहीं है मुझसे, मेरी बात को काटता नहीं है, चुप बैठा रहता है, सीधा साधा है, ये कुछ कर पाएगा। मतलब मुझे जोया जो थी वो हमला करती थी वापस में, तो मुझे उसमें दम लगता था। छोटी सी थी तब से। मेरे दोस्त इसको, जब ये 6 साल 7 साल की थी, तो मेरे दोस्त इसको रानी जेठमलानी कहते थे। जेठमलानी बहुत बड़ी लॉयर थी ना, तो हर बात पे आर्ग्यू करती थी और रीजन देती थी, वो काफी ठीक रीजनिंग करती थी। तो बड़े हम लोग इंप्रेस थे, यार ये बड़ी ब्राइट है, ये अपना सीधा सा बैठा रहता है, वो बोलता जी हम लोग के साथ। कभी कभी कोई लोग मुझे बताते थे, यार तुम्हारा बेटा डांस बहुत अच्छा करता है। डांस करता है, मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे यार तुम्हारे बेटा बहुत फनी है, क्या क्या नकलें करता है वो, बहुत मिमिक अच्छा। मुझे कहाँ है ये, और मुझे इसकी फिक्र रही, मुझे ऐसा लगता था कुछ करेगा। समझो 18-19 साल की उम्र था, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि इसका होगा क्या, ये तो निकल जाएगी। मगर इसने कुछ 19-20 साल की उम्र में गियर चेंज किया और फिर ही बिकेम अनदर पर्सन। तो इसने मुझे सरप्राइज दी, आई एम वेरी हैप्पी कि जो सरप्राइज ने दी। और फिर ये कुछ और हो गया। लेकिन बिल्कुल सही कह रहा है। ये बचपन में बहुत, कम से कम माँ बाप के सामने सीधा रहता था,
और ये पीछे बिल्कुल लग रहा सही था कहा कि आपने जावेद साहब, क्योंकि जितनी माइलस्टोन मूवी शोले है उतनी ही बड़ी माइलस्टोन मूवी हिंदी सिनेमा के लिए, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए दिल चाहता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। एक आखिरी शब्द है जिसके मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, जान निसार अख्तर। भाई अब क्या है कि बाप की तारीफ करो तो लोग कहेंगे कि अपने बाप की तारीफ कर रहे हैं, और ना करो तो कहते हैं अपने बाप की भी तारीफ नहीं करता ये तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं अख्तर साहब से, देखिए मुझे कोई कोठी, कोई हवेली, कोई खेत, कोई फैक्ट्री तो नहीं मिली, लेकिन जो मिला है वो बहुत बड़ा है। मुझे कई बार उनसे घंटों बैठ के बात हुई, लिटरेचर पे, पोइट्री पे, लैंग्वेज पे, और उससे मैंने जो सीखा है वो बहुत बड़ी बात है। मुझे एक उनका जुमला कभी नहीं भूलता है कि देखो, मुश्किल जबान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान जबान में लिखना बहुत मुश्किल। ये आसान जबान में तुम तभी लिख सकते हो जब तुम्हें अपने ख्याल पे पूरा यकीन ये 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 बात। ये और बड़ी मजे की बात है, कल रात में ये बात कर रहा था जी अपनी पत्नी से कि क्योंकि आपके इंटरव्यू की बात हो रही थी, तो कि अच्छा क्या पूछोगे क्या नहीं पूछोगे, मैंने कहा कि ये थॉट एक वो शेर के जो मैंने आपको बताया कि आपका पहला शेर मैंने पढ़ा था, और ये ख्याल ये हमेशा मुझसे चिपक के कुछ ना रहा होगा तो तजुर्बा है। होगा। हाँ, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ये वाला ये हमेशा से चिपक के रहा है। तो जावेद साहब, मैं अलविदा कहने से पहले आपका वो गाना सुनना चाहूंगा जो भी आपने सूप पीते हुए बनाया था, और वो बड़ा मैं मशहूर हो उसके लिए चुका है। आपको उसके लिए शबाना से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे तो याद है नहीं, मैंने समझ के ऐसी कई बार किया हुआ है। हमारे एक दोस्त हैं सतीश, हाँ, सतीश कौशिक, जी जी। और मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही मतलब दोस्त भी कहना क्या समझो, मेरा छोटा भाई है। हम्म तो एक दिन वो मेरे पास आए, हम्म कहले जावेद साहब मैं अमेरिका जा रहा हूँ, हम्म और वहाँ पर सभी एक्टर कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ लोग गाना गाएंगे, तो मैं भी जा रहा हूँ, तो हम्म मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, तो आप मुझे कुछ दीजिए। हम्म तो मैंने कहा अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि वो गाना जो है पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, हम्म इसके ऊपर मैं मोटो का एंथम लिख देता हूँ, इसे तो मोटो तो बहुत सुनाना। तो मैंने उस पे उस ट्यून के ऊपर हाँ, मोटो का एंथम लिख दिया, वो ले गए। अब उनके दोस्त जो थे, अनुपम खेर भी जा रहे थे, हम्म तो अनुपम खेर ने वो सुना, तो अनुपम खेर ने मुझे फोन किया, कहले जावेद साहब ये तो बिल्कुल गलत बात है, आप एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आप सतीश के लिए लिखे हो, मेरे लिए नहीं, तो आप मेरे लिए लिख ली। तो मैंने कहा आपके लिए क्या लिखूं भाई, मैंने तो उसको मोटा है तो मोटा लिख दिया। कहले नहीं, मैं गंजा हूँ, मेरे गंजे पन पे लिखिए ना। अच्छा भाई ठीक है, लिख देता। तो मैंने ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे उजड़े चमन, इस हाँ, तरह उन्होंने की ट्यून पे मैंने गंजों का एंथम लिख दिया उनके लिए। तो वो दोनों वहां बरसों से गा रहे हैं, हाँ और हाँ, वो अप्रिशिएट होता है। अब मुझे और बहुत अप्रिशिएट होता है, और बाकायदा अनुपम जी तो ऑलमोस्ट हर दूसरे इंटरव्यू में ये गाना जरूर गाते हैं, हाँ अच्छा, पर आज तक उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। आज पता चला कि कहाँ से अरे आया कोई अरे कोई बात नहीं, वो क्रेडिट नहीं का है। है। चलिए, वो बहुत कुछ शुक्रिया मेरे जावेद लिए साहब। थोड़ी लिखा था, वो तो अनुपम के लिए लिखा था। ये बात तो है। लेकिन बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इतना वक्त दिया। नोबल जेस्चर बाय यू, बिकॉज दिस इज 100 आवर्स 100 स्टार्स, इट्स अ नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। एंड अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे इस माहौल में, इस देश के जितनी भी जनता है उनको, तो बड़ा मजा आएगा। मैं सिर्फ उन्हें एक मैसेज देना चाहूंगा कि दो बातों का ख्याल रखिए। एक तो दुनिया में सब लोग हमारे बराबर खुशकिस्मत नहीं है। हम ये समझे ये हमने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं, इसमें हालात भी होते हैं और इत्तेफाक भी होते हैं। कुछ लोगों के साथ वो हालात, वो इत्तेफाक नहीं हो पाए, तो वो आज तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका ख्याल रखिए, और जहां तक हो सके रखिए। हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बात सुनने में आती है जो सुन के बहुत तकलीफ होती है। अभी मैंने सुना यही बॉम्बे में कोई फैमिली थी जिन्होंने, जो उनके घर में मेड आती थी काम करने, उससे कहा इतने दिनों तुम आई नहीं तो 1000 रुपए तुम्हारे कम। अब बेचारी को 5000 तो तुम देते थे, उसमें से 1000 रुपए काट लिए। अब ये कोई बात है यार, ये सब ना करो जहां तक हो सके। हम सब जो है कोई टाइकून तो नहीं है कि लाखों लोगों की मदद कर सके, लेकिन 5 की तो कर सकते हैं, 3 की तो कर सकते हैं, उतना ही कर दो। एक दूसरे, ये याद रखो कि बुरे आदमी को बुरा समझो,
वो सही है, लेकिन अगर कोई तुमसे ये कहे कि ये 10 करोड़ आदमी बुरे हैं, वो झूठ है। 10 करोड़, सारे 10 करोड़ आदमी बुरे नहीं हो सकते, 20 करोड़ आदमी। हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं। सांप्रदायिकता से बचो, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। वो कोरोना है, कोरोना तो चला जाएगा, ये सांप्रदायिकता न रह जाए, इस बात का ख्याल रखो। Thank you so much, Javed Saab. Well, this is 100 hours, 100 stars. मैं हूँ रेडियो का बच्चन पीयूष. And please keep donating to the PM Fund. You can see the QR code flashing right in front of you on the screen. Thank you so much, Javed Saab. बहुत शुक्रिया. Okay. First of all, Benny, thank you so much for accepting to do this. Thank you so much for having me. Having you on the show. The show is called 100 Hours, 100 Stars. And this is a tribute to all the COVID-19 warriors. And to everybody watching right now, you will see a QR code below the screen. You can click that and you can contribute to the PM Care Funds. And yes, let's start. So, Benny, tell me, how are you? How's the quarantine going? All good actually, because a lot of things happening at home itself. You know, like I'm a musician and I always keep myself busy. Right. Definitely, just very first and foremost, before I say anything, I just wanna. I've been chatting with a lot of friends who are doctors all over the world, not only just in India. Right. I have friends who are doctors. I have family who are doctors. Right. Especially from my wife's side, my wife's mother-in-law, my wife's mother, my brother-in-law, my sister-in-law, my brother-in-law's wife. They're all doctors. So first and foremost, thank you so much to all the medical staff all over the world. It's not here, just not here. And Yes. just really thankful that we are all home, we're all safe and sound and Yes. healthy, and keeps life very simple for us that way. Very true. Very, very well said. Of course, we have to thank all the medical, like doctors, nurses, everyone's working out there. I think there's a little lag. There is a little lag. For me, it's perfect already. Okay, now it's fine. Okay. So tell me, Benny, I've been seeing all your Instagram stories. You're going crazy over the Instagram filters. Yeah, that was yesterday. That was yesterday. That was a couple of days ago, and I just I enjoy doing that because like everyone's putting up Instagram stories all the time and Instagram filters all the time. I'm like, man, you know what? I'm gonna try all the filters in one go. I know. I saw it. I had friends messaging me. It's like, bro, what's the poison today? I was like, what do you mean? It's like what are you drinking? I'm like, I'm not drinking anything. I'm just going crazy because I'm sure it is fun. It definitely is fun to try out all those filters. Of course. So tell us about your so tell us about your quarantine routine. How's your my quarantine routine is a little different. I actually wake up only at 2:30 in the afternoon, and I work till like 7, 8, 9 o'clock in the evening. Like I have my home studio, so I sit and record. I make my Insta videos. I practice. I learn new things, new chord progressions on my ukulele all the time. So I do that, and I'm composing stuff which I normally do. I'm always writing, even when I'm traveling, when I'm doing gigs also. I'm always writing songs on my phone in English, and I translate them into Tamil and Hindi the way I want it to be written. Because I'm not a connoisseur in writing Tamil and Hindi, but definitely I love writing in English. So I interpret my feelings the honest way in Tamil and English. So I'm writing a lot of melodies. I have a lot of and my band and I, we always stay in touch through video chat, and we share ideas, and we come up with new ideas, new performance videos from home, and I do my own stuff at home. So I have so many things where a lot of people approach me for songs because they know I have a setup at home and I can record from home. Right. So I do a lot of that. That's exactly what I do. Then I cook. I love cooking. Yes. So alternate days we cook, and alternate days my wife and I, we clean the home. It's a great feeling. And besides that, I sleep only around 6 a.m. I stay awake till 6 a.m. Like say after dinner until 6 a.m. I watch documentaries, or maybe I work in the studio. Okay. And, and then probably I sleep around 5:45, 6 in the morning.
Some days I right. sleep earlier, but some days I feel like staying up, so much. And Right. then I sleep and I wake up around I wake up around, say, it doesn't. I'm not a somberi or something, but I just like this routine because it makes me feel Okay. like the quarantine is going faster for me that way. Mentally, Okay. because waking up in the morning and you have to see the morning go by, you have to see the afternoon go Yeah. by, you have to see the evening go by, you come to night Yeah. and then you crash. So for me mentally it just helps me to just wake up in the afternoon, and then I'm not a corporate guy, so I work from home at my own pace in my time. Yes. So I have Yes. no hard and fast rule. I have to wake up at so on time and I have to deliver so many things at work. So I am happy that I wake up at this time, and I get really productive because I feel like, oh, okay, now I have so much to do, and I get so much done also, and Yes. it makes me feel really gratified. I feel gratified doing that. Yes, we all have a way of doing things. Yep. True, true. So, about the band, the Punctuation Band, can we expect any songs during this season, during quarantine? Yeah. We actually already released one on my YouTube channel. My YouTube channel I have started a new series called Benny Dayal Now Recording. So so we just launched it. We had done one video last year with Jonita and Brother V. We did Lamborghini. We did the version called Funky Lambo. So that was a start, but I didn't have a name for it then. And now I'm calling it Now Recording, Benny Dayal Now Recording. So what we do is, before this lockdown happened, we happened to shoot this in February, and we had shot the famous song Ene Kanaville Netrodu from Kadal Desam, which is I saw that. Yeah. So that is the first version, and now we are doing a couple more videos for our audiences from home. So as a band, like all of you together? Yeah, all of us together. Okay, so we record. Yes. And we send it across and we mix and master. And we shoot a video and put it out for people over there. And so we're working on 2 videos right now. Before you called also, I was working on a video, and that was for that only. So and a lot of fellow friends in the independent scene also keep calling. Oh yeah, that's my answer actually. I'm answering more than what you asked actually. No, it's all right. It's always nice to know, get more information. Yeah. Anyway, sorry? Yeah, no, nothing. Tell me. Yeah, so tell us something, Benny. You just got stuck. You're getting stuck again. I can see you move absolutely fine. Oh my God, is this my internet? Yeah, it is your internet actually. Okay. That's fine. Is it fine? Yes, it's fine now. Okay. You are absolutely fine for me. There's no glitch for me over here. I can see every nuance of you. Oh my, is it fine? Everything I can see over here. Okay. Yeah, it's fine for me now. Yeah. Okay. So Benny, tell us, as an artist, what do you miss the most right now, like during this season of quarantine? People say performing live, recording, and everything. For me, I miss human interaction. Because every artist, whether musician, whether dancer, whether actor, whether for us, this besides grabbing inspiration from things that we see on television, music, TV, reading books and everything, this human interaction brings that entire experience to a complete new level. You get to know the actual feeling, your actual interpretation of what you want to speak through your music comes after only a human interaction. You can only write a heartbreak song after having a heartbreak with somebody, after breaking up with somebody. Feel it. Yeah, you can only write a song missing about your mother only if you know that your mom has passed away, or your mom is hurt, or she's wounded, or she's down, or she's sad. That human interaction, especially person to person, I really miss that. Right. And that's exactly what this quarantine is about, to stay away from human interaction and social distancing. So for an artist, I think that is the most important, that human interaction, that connection. Yeah, I miss that. Definitely, yeah. So I've been seeing a lot of cooking videos also of yours. You recently did this stir fry noodles and everything. Yeah. I love cooking. Yeah. Oh yeah. Okay. So what's your favorite dish that you cook and your wife loves it? My wife, she loves my chicken. My chicken fry that I make. And I had cooked that first time when I was dating her. I had made it first time and she fell in love with it. She keeps begging me to make it again. That was the way to her heart, huh? Yeah. Gateway to the heart is to the tummy. Definitely. Yeah. Cool. Okay. So do you cook every day, or how does it work? No, not every day. Maybe 2 or 3 times a week.
Okay, okay. And we are also seeing a lot of you playing the ukulele recently. Yeah. I play the ukulele a lot. Yeah. So is this a new skill that you learned during No, this? I've been playing ukulele for 10 years. There was no Instagram to show it to the people, you know. Okay, okay. Yeah, I Okay. play a lot of ukulele. But is there a new skill that you learned this period during quarantine? See, normally I'm a recording artist, and when I go to the studio, there is an engineer who's recording me all the time. But Right. and I used to have a setup which I used to never enable because I'm always traveling. Yes. I'm always traveling and never enable myself to like record my music. I just make tunes and I work with my band. I go to the studio, record a song. So it's quick for me, I get my work done really fast. Yes. But yes. now, and I have my home studio here in Bombay, and I just like this quarantine has given me a wake up call. Like I need to start getting back into recording my own music. So Right. so So I've that's gotten back into recording my own music and sitting and engineering my own vocal recordings. So that's the thing that I'm practicing more because I can become more fluid doing that over Are and you over enjoying again. the process? Yeah, it's the best process. I'm making music at the end of the day. Yes, So yes. that makes me absolutely happy. Okay. And it's like I said, it's such a great feeling that way. Okay, okay. Cool. So we have like a few never have I ever questions for you. Oh, sure. Are you ready for it? Yeah, but I don't have a drink. Oh yeah, I know. It's okay. It's fine. No, cool. Unfortunately. Cool. Okay. Never have you ever made an impromptu trip, like complete impromptu? And tell us about it if you have. I have. Where to and tell us about it. I made an impromptu trip. Actually, I was doing a show in Lagos in Nigeria. And I was playing a concert over there for the Indian community. They were having the Diwali celebrations over. Not Diwali celebrations. They were having some celebration in March. I don't know what it was. Right. And I immediately called my manager. I said, my manager was with me. I said, like, I wasn't married then. So it's like, I want to go meet my wife. I want to go meet Kathy in New York. Okay. And it's like, I have like another 8 days break right now. So I don't have any shows happening. I'd really like to go surprise and I want to celebrate that 1 year since I met her, So it was that 1 year anniversary to meet her. So then my manager immediately said, like, actually there is one flight that goes from Nigeria to New York. Okay. So then I took the flight and I went and I landed, and even Kathy's friends didn't know that I was coming. Whoa. And I went and I surprised her, and we had a great 5-6 days together. And then I came back to India. Impromptu trips are the best. Yeah, best. I do everything impromptu, mostly. Mostly, I like to see that the reaction of the person when the person feels good and hits the spot. Those surprise elements. That's just very makes real. me- That time. Yeah, thing that but if get. you surprise me, I don't know how to react. That is my problem. Do you often get surprises, or you don't like to be No, surprised? only one person surprises me. 2 people surprise me in my life ever. Okay. One is my brother, my elder brother, Okay. and one's my wife, definitely. Okay. But do you like getting surprises? But these 2 people really know how to surprise me. Okay. Okay. Everything else, like I can smell it from one day before. Especially the birthday. I don't know, that's just intuition. I know what to do. Right. Right. Okay. Never have you ever been to a theater and watched a movie alone, all by yourself? To be very honest, until I got married, I only watched alone. Oh yeah. Okay. Do you like watching movies alone? I really like watching movies alone. I don't like people around me when I'm watching something that I'm really keen about. Especially, I chase my wife away when I'm watching Netflix at home. Like, especially, I love these documentaries. Okay. And like for me, when I'm into the documentaries, like even few words someone says, Right. really like gets to my like it hits me hard, and like I want to act upon something like that. Right. And I never want to miss those moments, And I chase my wife and I go, just out. I want to watch this alone. I don't want you around. But I used to go to theaters alone, and I've seen a lot of movies alone. So you have. But now I like going with Kathy because she's. Okay, you've got company now. Company is the best. That's amazing. Okay. Never have you ever wished that you sung another song in the same album? Yes, many. Yeah. Okay. Yeah, many. Can you name a few maybe? Ghungru from War, because I sang Jai Jai Shiv Shankar. What? Okay. Ghungru, right, from War. Yes. I know the song. So I sang Jai Jai Shiv Shankar with Vishal Dadlani, right? Okay. So
You know I sang Jai Jai Shiv Shankar, no? You don't know, right? You sang Gungru, right? No, I sang Jai Jai Shiv Shankar. Okay, That's what okay. everybody thinks. I Everybody was thinks... thinking that you sang Gungru. No. That's the thing. Everybody gets it wrong. Everybody thinks I sang Nasheshi Chad Gayi. I'm not saying Nasheshi Chad No, Gayi. that I know. That Yeah, I know. I sang Ude Dil Befikre. Yes, that I know. And I wish I sang Ghungru, but I sang Jai Jai Shiv Shankar with Vishal Dadlani. Okay. I am Tagesh Shroff's voice for FYI. So, Okay. yeah, I wish I sang Ghungru. That's Okay. one, and definitely I wish I sang Nasheshi Chad Gayi instead of Right. Ude Dil Befikre. But I love both Right. songs. Yeah, whatever. Yes, definitely. Okay. Have you ever got super nervous and almost fainted before a concert? No, never. Okay, you love that feeling of going on I stage. love that. Adrenaline rush is unbelievable when you get on stage. Okay. I really love stage. Awesome. So, what are you binging right now? What show are you binging? I am not binging actually. I'm not binging But much. what- I binge only with my wife. We watch The Big Okay. Bang Theory, the old TV show. Right. So I have seen it 3 times before. She has never seen it. So we watch it now. Okay. And we are on the 5th season. There are 12 seasons, so we are on the 5th season. Okay. So, I'm watching Friends all over again. My wife is watching Friends all day. all day, every day, Friends. I'm doing that Yeah, also. like even when she's like working on emails, she has this Friends documentary running on the side on the laptop, and on her phone, Friends is running all the time. So true. It's like a mood lifter, I guess. Friends is like a mood. That's true. You keep your Yeah, mind and- sane because jokes, right? Jokes keep you happy. Very true. Also, I saw Bang Bang crossed 111 million views. Congratulations on that. Thank you so much. Thank you. Could you please sing few lines for us? Bang bang रात भर बात कर तू मेरे साथ चल दिल पे चला है जादू जाने क्यों तेरी मेरी हो रात में किए हैं कुछ इरादे हाँ हम मिली है जो अब ये मुलाकातें हाँ तो कोई जादू होने को है होना है जो होना है रहेगा होके ही होता है जो मिल जाता है कोई होगा ये जाना मैंने मिलके तुमसे ही I'm feeling it tonight bang bang. Awesome. Thank you so You're much. most welcome. Thank you. So before we wrap, can you sing like the now recording that you mentioned, right? Can you sing Sure. song with the youth maybe? Maybe let me try, okay? Yeah. என்னை காணவில்லை நேற்றோடு இன்று தேடி பார்க்கிறேன் காற்றோடு உயிரோடி போனதோ உன்னோடு அன்பே நான் நிழலாதவன் தெரியாதா என் நிழலும் நீ என புரியாதா உடல் நிழலை சேரவே முடியாதா அன்பே அன்பே. Awesome. Thank you. And I recently saw Let's Nacho with you. I never thought there could be a version like Exactly, right? that. Yeah, it was so fun. different. It was so refreshing because we are so used to listening to The beats Let's and Nacho everything. like that. Yeah, exactly. Yeah, you tone it down. It just brings new freshness actually to the whole thing. Definitely. I'm glad everybody loved it. Thank you so much for loving it. Loved it. So I have one last request. I really love this song. Unakkenna venum sollu by you. Can you sing that? Let's and we are done. Let's go. உனக்கென்ன வேணும் சொல்லு உலகத்தை காட்டச் சொல்லு புது இடம் புது மேகம் தேடி போவோமே பிடித்ததை வாங்கச் சொல்லு வெறுப்பதை நீங்கச் சொல்லு புது வெள்ளம் புதுவார நீந்தி பார்ப்போமே ஒரு வெள்ளி கொலுசு போல இந்த பூமி சினுங்கும் கீழே அணியாத வைரம் போல அந்த வானம் மினுங்கும் மேல ஒரு வெள்ளி கொலுசு போல இந்த பூமி சினுங்கும் கீழே அணியாத வைரம் போல அந்த வானம் மினுங்கும் மேல. Thank you so much. It was lovely having you, Benny. Thank you, Nancy. Thank you so much. I hope you guys enjoyed that entire time and come back strong and make this world a better place. Definitely. Can you please tell our viewers to click the QR card and donate for the PM Care funds? Yes. All those people watching this live, please click the QR code downstairs.
Sorry, click the QR code down. I'll do it again. Can I do it again? It's okay. We can edit it. Yeah, you can say. That's just like, so all those who are watching this live, please click the QR code down there and please donate to the PM's fund. This is the most important time for this pandemic, and let's all come together and save our planet, save our country, and let's have a beautiful future together. Thank you. Thank you so much. Lovely talking to you. You take care. Thank you, Mercy, and thank you, everybody.